तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये पढ़ना है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रिज्म से प्रकाश जब पास होता है तो क्या होता है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो प्रवेश करने के बाद रास्ता उसका क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, रास्ता मुड़ जाता है। मतलब जो जाने का रास्ता होता है उसमें झुकाव आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है, तो माध्यम बदल जाता है। और जब माध्यम बदल जाता है तो हम लोग उसी को नाम का देते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके बारे में हम लोग पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं कि अगर हम लोग इसको मान ले कि हम लोग टॉर्च से लाइट लगा रहे हैं, इसमें टॉर्च से ऐसे पी से क्यू जो दिख रहा है वो हम लोग का आपतित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतित किरण। और क्यू आर जो यहाँ से यहाँ जो लाइट जा रहा है वो रेड में जो दिख रहा होगा क्यू से आर, इस किरण का नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये है आपका आपतित किरण। और जैसे ही पहले बाहर था, अब जैसे लाइट लगा तो कांच के अंदर लाइट के जो कांच के अंदर लाइट जा रहा है, तो अंदर जो लाइट जा रहा है वो क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण। और जब वापस कांच से बाहर निकल जाएगा लाइट, उसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण। और ये जो प्रिज्म मेरा है, ये जो त्रिभुज आकार का दिख रहा है, इसका यहाँ वाला जो कोना होगा, ऊपर वाला कोना, उसको बोलेंगे प्रिज्म कोण। क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। फिर यहाँ का जो एंगल बना था, कोना बना था, जो शुरू में सबसे पहले ऐसे गया तो अगर अभिलंब डाल देंगे तो यहाँ का जो कोना बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। अपवर्तन कोण किसको बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे एंगल आर दिख रहा वही जगह पे, जो प्रवेश किया था वो रेखा और जो अभिलंब गया था वो रेखा, यहाँ का जो कोना बन रहा है उसका नाम हो जाएगा अपवर्तन कोण। और जब ये बाहर निकला था यहाँ से, तो इसके जगह पर हम लोग लंब डालेंगे तो यहाँ का जो कोना कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, निर्गत कोण। और जो ये रेखा जो बाहर निकला, इसको अगर हम पीछे की तरफ आगे बढ़ाएं और जो हम लोग का रेखा प्रवेश किया था अंदर उसको आगे बढ़ाएं, तो ये इसको अगर पीछे बढ़ाएं, इसको अगर आगे बढ़ाएं, तो दोनों कहीं एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा ऐसा। और जिस जगह पे प्रतिच्छेद करेगा वहां का कोना कोई जगह पे दिख रहा होगा, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाएं, इसको पीछू बढ़ाएं, तो यहाँ पे देखो कोना बन रहा है, दिख रहा है ना। इस कोना का नाम होता है विचलन कोण। क्या नाम होता है, विचलन कोण। तो इन्हीं के बारे में देखो यहाँ कुछ लिखल है कि चित्र के अनुसार ABC कांच का एक प्रिज्म है। मतलब प्रिज्म क्या होता है, कांच होता है, कांच का ही संयुक्त टुकड़ा है, कांच का ही बनाया गया रहता है। इसके तल देखो, इसका 3 तल दिख रहा होगा, एक तल AB, एक तल BC और एक तल AC। तो इसके तल AB और AC पर प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है। देखो कौन साइड, AB साइड और AC साइड, यही दो साइड में प्रकाश का कौन सी बताया गया, अपवर्तन दिखाया गया। कैसे कि AB वाला साइड से लाइट प्रवेश करता है, प्रकाश प्रवेश करता है, और AC वाला साइड से प्रकाश बाहर निकलता है। माना एक प्रकाश किरण चित्र अनुसार प्रिज्म के पृष्ठ AB पर देखो बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि एक प्रकाश जो है, प्रकाश प्रिज्म में कोण I के द्वारा, देखो लिखा है ना, AB पर कोण I, ये भुजा AB है और इस पर कोण I बना रहा है, तो कोण I पर आपतन कोण पर आपतित तथा कोण R अपवर्तन कोण पर अपवर्तित होती है। मतलब एंगल I से प्रवेश कर रहा है और यहाँ अंदर में एंगल R से आगे बढ़ रहा है। फिर बोलता है कि जो कोण E है निर्गत कोण पर पारगमित होती है, वापस फिर एंगल E के द्वारा बाहर निकल जाता है। आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर, देखो ये जो हम लोग का आपतित किरण था PQ, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, है ना, आगे बढ़ाने तथा निर्गत कोण RS, जो निर्गत कोण है RS, इसको पीछे बढ़ाने से, लिखा है ना, RS को पीछे बढ़ाने पर दोनों G बिंदु पर मिलते हैं। देखो जिस बिंदु पे मिलता है उसका नाम दिया गया G, और इन दोनों किरणों के बीच बना कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं, जिसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है।
मतलब प्रिज्म एक ऐसा कांच का टुकड़ा है जिसमें एक अगर यहाँ से सूरज का रोशनी पास करेगा तो इधर से 7 रंगों में अलग अलग रंग निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि प्रकाश तो पहले बाहर से प्रिज्म के अंदर जाता है और अंदर से फिर प्रिज्म क्या करता है, बाहर निकालता है लाइट को, और जब ये बाहर निकालता है तो कई रंगों में तोड़ते हुए बाहर निकालता है। मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसीलिए इसका हेडिंग क्या बन गया कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब है रंग, क्योंकि जो हम लोग का श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत मतलब व्हाइट है ना, व्हाइट लाइट जो होता है उसमें बहुत सारे रंगों का समूह होता है, समझो बहुत सारा रंग मिला हुआ रहता है, और वही सब रंग जब अलग होता है तो हम लोग उसको विक्षेपण नाम दे देते हैं। विक्षेप हो गया, अलग अलग हो गया। तो हम लोग यहाँ जानने जा रहे हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेप, जिसको हम लोग परिक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण बोले या फिर परिक्षेपण बोले। इसमें क्या होता है कि हम अभी जैसे कि बताएं कि एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है, तो कांच का टुकड़ा होता है। तो जब यहाँ से प्रकाश का श्वेत को प्रकाश बोले, प्रकाश मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, और यहाँ श्वेत का मतलब है व्हाइट। तुम लोग बोल रहे हैं कि व्हाइट लाइट के जब गुजारा जाएगा तो जैसे यहाँ एंट्री लेगा, देखो जैसे यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर से वो यहीं से टूटना वो स्टार्ट होगा और अलग अलग रंगों में बंटना चालू हो जाएगा, और इस तरह से टोटल यहाँ 7 रंगों में टूटेगा। क्या रंगों में? 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, अरे पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ वही दिखाया गया कि 7 रंग कौन कौन सा बनता है, उसको अच्छे से हम लोग देखो जानते हैं। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन का कहना है, क्या कहना है न्यूटन का, कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है कई रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। सूर्य का जो प्रकाश है वो कई रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। जब श्वेत प्रकाश की, देखो जब श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट, क्योंकि सूरज का जो रोशनी आता है कैसा दिखता है, व्हाइट लाइट दिखता है। तो जब श्वेत प्रकाश की कोई बाहरी किरण, मतलब हल्का किरण, बारीक किरण, पुंज, कभी तो लोग देखा है लेजर लाइट से लाइट निकलते हुए, वैसा वाला समझो, वैसा लाइट जब हम लोग छोड़ेंगे उसी को पुंज बोल दे रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है, तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर, अगर सामने सफेद पर्दा रख देंगे तो सामने सफेद पर्दे पर प्रकाश की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? हाँ, रंगीन पट्टी दिखाई देती है प्रकाश का। इसी रंगीन पट्टी को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो इस बात को याद रखना है कि स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया अभी कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बदले इस डायग्राम को बनाना। ठीक है, ये डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट करने की है तो ये ऐसा रंग बदल गया, चेंज हो गया है। ओरिजिनल में ये इस तरह का होता है कि जब प्रिज्म, देखो प्रिज्म इस तरह आपका कांच का टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा एकदम होता है। ठीक है, ऐसे ही दिखता है एकदम इस तरह से, कांच का टुकड़ा है, लाइट पास कराते हैं तो इस तरह से 7 रंग निकलता है। और उसी चीज को यहाँ कैसे दिखाया गया है कि जब व्हाइट लाइट पास कराया जाता है तो 7 रंगों में 7 रंगों की पट्टी दिखाई देता है। कितने रंगों के? 7 रंग। और सबसे ऊपर जो रंग दिखता है वो रेड दिखता है। क्या? रेड। फिर नीचे ऑरेंज, उसके नीचे येलो, उसके नीचे ग्रीन, उसके नीचे ब्लू, उसके नीचे इंडिगो और उसके नीचे वायलेट। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में जानते हैं तो लाल, इसको क्या बोलेंगे? ऑरेंज को नारंगी, येलो को पीला, ग्रीन को हरा, ब्लू को नीला, इंडिगो को नहीं, इंडिगो को बैंगनी बोलेंगे, फिर वायलेट को क्या बोलेंगे? जामुनी। ये हो गया जामुनी, ये हो गया बैंगनी। हाँ देखो यहाँ लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये देखो दिख भी तो रहा है, जामुनी, जामुन के कलर की होता है ना। ये होता है बैंगनी, बैंगनी की तरह दिखता है। ठीक है, कलरों दिखता है देखो ना जामुन की तरह, तो जामुनी बोलते हैं इसको। ये दिखता है बैंगन की तरह, बैंगन की तरह तो बैंगनी दिखता है। किसको? गुलाबी बोलते हैं, इसको बैंगनी बोलते हैं। इसका नाम भी है बैजानी पिनाला, हिंदी में बोलते हैं। समझा? बैजानी पिनाला का मतलब क्या हुआ कि बैंगनी, फिर जामुनी, बैजा, फिर नीला, तो नीला मतलब ब्लू। तो ये ऐसा याद करने का इसका तरीका भी है, बैजानी पिनाला।
समझा। तो बैजानी पीनाला जब इसको बोलते हैं तो नीचे से उसका नाम ऊपर तक जाता है। नहीं समझा, इसे शॉर्ट में से लिखते हैं। इसका ये जगह बै, ये जगह देखो बै, ये जगह जा, बैजा नी, बैजानी, ये जगह पीली, ये ना ला, बैजानी पीनाला। समझा, ऐसे इसको याद रखते हैं कि ये बैंगनी हो गया, ये जामुनी, ये नीला, ये हरा, ये पीला, ये नारंगी और ये आपका लाल। समझ में आया। चलो तब यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे थे इसको थोड़ा आगे करते हैं कि रंगों के पट्टी को प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको थोड़ा समझेंगे, इसको याद रखेंगे कि रंगीन पट्टी को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में ऊपरी सिरा लाल, ऊपरी सिरा लाल तथा निचला सिरा बैंगनी। लिखल है ना कि ये जो सबसे ऊपर वाला सिरा होगा वो लाल होगा और नीचे वाला सिरा क्या होगा, बैंगनी होगा। और शेष रंग देखो क्या क्या बीच में होता है, नीला, ठीक है, आसमानी जिक्र बोल रहा है, फिर हरा है ना, जामुनी, पीला, बाकी सब है। इनके बीच में और अविरतता से फैल जाते हैं, मतलब आराम से ये सब आसानी से फैल जाता है सब। इस प्रकाश प्रिज्म से होकर श्वेत रंग के गुजरने पर उसका अपने अवयवों रंगों से विभक्त होने की प्रकाशिक घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का इस तरह से टूट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया, वर्ण का मतलब है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो व्हाइट लाइट था एक प्रकार से सोचा जाए तो जो व्हाइट लाइट है उसी में तुम्हारा सब रंगीन है। बस क्या हुआ कि इस माध्यम से वो रंगीन अलग अलग हो गया। अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि रंगीन सातों रंगीन कहाँ है, एक में है, व्हाइट लाइट में ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई ये जो माध्यम है, इस माध्यम के वजह से, इस प्रिज्म के मदद से ये सब रंगीन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब हम इस सब रंगीन को अगर हमको वापस से जमा करना होगा तो क्या करना होगा, ऐसे प्रिज्म में वो रख देंगे, बस उल्टा करके रख देंगे। तो उल्टा करके रखेंगे क्या होगा, सातों रंग अभी प्रवेश करेगा और उससे मात्र एक रंग बाहर निकल जाएगा। और एक रंग कौन सा रंग बन के बाहर निकलेगा, व्हाइट रंग, व्हाइट लाइट निकल के बन के निकलेगा। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे देख लो ये एक प्रिज्म है, दिख रहा है ना, और ये दूसरा प्रिज्म हम लोग का है, समझ में आ रहा है। इसी प्रिज्म का देखो उल्टा करके ऐसा बना के देखो, जो जैसा प्रिज्म ये है उसी को उल्टा नहीं दिख रहा है। तो उल्टा होने से क्या होगा कि जब इधर से श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट गुजरेगा तो हम लोग जानते हैं इस प्रिज्म से कई लाइट यहाँ से बन के निकलेगा बाहर, 7 को। हम लोग जानते हैं 7 को कैसे बनेगा, ऊपर रेड से नीचे लेके वायलेट तक बनेगा, बीच में सब रंगीन रहेगा। और फिर जब सब रंगीन इस प्रिज्म में प्रवेश करेगा, दूसरा प्रिज्म में जो उल्टा रखा हुआ है, तो फिर सातों रंगीन मिल जाएगा और उससे क्या होगा, एक प्रकाश का लाइट निकलेगा, एक प्रकाश। सामने पर्दा रखा गया, उस पर्दा में फिर हमको केवल एक वो लाइट दिखेगा, व्हाइट वाला। क्या दिखेगा, एक वो लाइट दिखेगा केवल व्हाइट वाला। और यहाँ भी हम इधर से छोड़े थे तो समझो कि एक वो लाइट छोड़े थे व्हाइट वाला, मतलब व्हाइट वाला लाइट छोड़े व्हाइट वाला लाइट मिलता है। ऐसा कब होता है, तो जब हम दो प्रिज्म लेते हैं एक दूसरे से उल्टा करके, क्योंकि हमको मालूम है ए लेंगे तो फिर प्रवेश करेगा तो बाहर निकलेगा तो टोटल 7 रंग देगा। ठीक है, कितने रंग देगा, 7 रंग देगा। और 7 रंग तो तुम लोग याद रखना है, इसे नीचे से ऊपर तक ऐसे ना, बैंगनी, ठीक है, क्या याद रखना है, बैंगनी, जामुनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, सबका शुरू अच्छे याद रखना, बै है ना, बै बै जा नी, तो नी रहा तो नी हो गया, पी नाला, मतलब ऐसे सबको मिला के लिखेंगे तो बोलेंगे बै जा नी, है ना, बैजानी, पी ना ला।
तो इससे हम लोग सातों रंगों को याद रखने में सुविधा होगा। इसको इंग्लिश में हम लोग वायलेट बोलते हैं तो वी हो जाता है। इसको हम लोग जामुनी बोलते हैं तो आई हो जाता है, इंडिगो। नीला का ये ब्लू हो जाता है, हरा का ये ग्रीन हो जाता है, पीला का ये वाई हो जाता है, नारंगी का ये ऑरेंज हो जाता है, और रेड का ये मतलब लाल का ये रेड हो जाता है। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेब्यू, ऐसे VIB वेब, GYOR वेब्यू। तो हिंदी में याद रखेंगे तो वैज्ञानिक की नाला बोलेंगे, और इंग्लिश में याद रखेंगे तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, वेब्यू। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ में आ रहा है ना। और हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि चित्र के अनुसार जब दो प्रिज्मों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके फलक समांतर हो जाए। जब एकदम पूरा सीधा रखे, ये वाला एकदम समांतर, देखा समांतर मतलब इसके जो AC वाला भुजा, इधर का जो ये वाला AC वाला भुजा, ये दोनों भुजा कैसे लिया गया, एकदम समांतर। समांतर तो मतलब बुझता ही होगा, है ना। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो यह रंगीन स्पेक्ट्रम बनता है। जानते हैं हम लोग, यहाँ से 7 अलग अलग रंग बनता है। और यदि इस स्पेक्ट्रम को उल्टे रखे प्रिज्म से गुजारते हैं तो पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है बाहर की तरफ। इसे ही हम लोग, ध्यान देना, इसका नाम क्या दिया गया, तो इसको हम लोग श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन नाम दिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इसे ही श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कहेंगे। क्यों, पुनः का मतलब होता है फिर से वापस, और वापस से हमको क्या मिल रहा है, श्वेत प्रकाश। इसलिए इसका नाम दिया गया कि स्पेक्ट्रम जो बनता है उससे हमको फिर से श्वेत प्रकाश बनता है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोले, ये बोले अगर ये वो प्रिज्म रहता है और जब हम लोग यहाँ से एक श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यहाँ से 7 रंग निकलता है, और 7 रंग को फिर दूसरा प्रिज्म में प्रवेश करवाते हैं तो उससे फिर से ये वो प्रकाश निकलता है, वो भी सफेद वाला, श्वेत वाला। मतलब श्वेत प्रकाश गुजारे, श्वेत प्रकाश बाहर निकला। इसका मतलब समझ रहा है ना कि श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, जो पहले स्पेक्ट्रम बना था उसका फिर से पुनर्योजन हुआ, मतलब हमको फिर से श्वेत प्रकाश ही मिला। समझ पा रहे हो ना कि एक था पहले श्वेत, अगर एक वो प्रिज्म रहता तो 7 रंग में ही टूट कर रह जाता, उस 7 रंग को फिर से मिलाकर एक वो रंग बनाया गया, सिर्फ पुनः जैसा था वैसा आ गया। और यही चीज यहाँ लिखा है कि चित्र के अनुसार जब दो प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके फलक समांतर हो जाए, और जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यह रंगीन स्पेक्ट्रम बनता है, और यदि इस स्पेक्ट्रम को उल्टे रखे प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, और इसे ही हम लोग श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कहते हैं। ये हमारा हेडिंग है भाई, ठीक है। मान लो हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका कोई हेडिंग होगा ना, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, इसमें पढ़े कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश वर्ण विक्षेपण, कि प्रिज्म क्या करता है, कैसे रंगों को अलग अलग करता है। इसके पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रिज्म में प्रकाश कैसे अपवर्तनांक करता है, कैसे बदलता है उसका कोण। तो उसी के चलते ना यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा श्वेत रंग बनता। श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों में टूटता है अपवर्तन के कारण। प्रिज्म में अपवर्तन होता है जिसके कारण हमको 7 रंग दिखाई पड़ता है, और वो अपवर्तन के कारण सभी रंग अपने आप क्या करता है, टूटता है। हम लोग ये भी देखे हैं कि इंद्रधनुष के बनते समय भी क्या होता है, 7 रंग दिखाई देता है। कई रंग दिखाई देता है, 7 रंग। सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल वाला। कौन सा रंग, लाल वाला। यहाँ कलर, इस पे मत ध्यान देना, ये वाला कलर ब्लैक एंड व्हाइट के चलते ऐसा हो गया है, ठीक है। ये वो पीछे दिखाए थे यहाँ पे, इसको ध्यान देना है। है ना, इस पे ध्यान देना है कि रंग हम लोग का ये होगा। ये 7 रंग को ध्यान देना है, ये 7 रंग बनता है। आसमान में ही 7 रंग ऐसे बनता है। सबसे ऊपर तुम्हारा रेड रहेगा, लाल वाला, और सबसे नीचे तुम्हारा क्या रहेगा, वायलेट वाला। ये 7 रंग बनता है हम लोग का आसमान के बादलों में दिखता है इसका। और अक्सर हम लोग बरसात के मौसम में ही देखते हैं, या पानी जब पड़ता है तब देखते हैं। और पानी पड़ता है, जरूरी नहीं है कि इंद्रधनुष बनता ही ये सो, है ना। इंद्रधनुष बनने के लिए सीधी सी बात है, अभी प्रिज्म था ना,
प्रिज्म था ना, तो प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट प्रवेश करता है तब ना 7 रंग निकलता है। तो सोचो जब बूंद होगा पानी का बूंद, तो उस बूंद में भी प्रकाश गुजरेगा तभी तो 7 रंग निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये होना चाहिए कि पानी तो पड़ना चाहिए, पानी पड़ने के पश्चात कभी कभी बहुत छोटा छोटा बूंद भी हवा में तैरते रहता है, और अगर धूप निकला तभी बन सकता है, और धूप नहीं निकला तो फिर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं पानी पड़ रहा है आसमान में पूरा बादल छाया हुआ है तो फिर प्रिज्म नहीं देखने को मिलेगा। प्रिज्म बोल रहे हैं इंद्रधनुष देखने को नहीं मिलेगा। इंद्रधनुष करने का मतलब 7 रंगों वाला स्पेक्ट्रम नहीं देखने को मिलेगा। 7 रंगों का जो इंद्रधनुष होता है उसको देखने के लिए सीधी सी बात है वर्षा के बाद सूरज का निकलना जरूरी है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग पहले कि इंद्रधनुष का बनना, ये इंद्रधनुष कैसे बनता होगा। सिंपल, अभी जैसे हम लोग प्रिज्म में देखें 7 रंग कैसे निकलता है, वैसे देखो निकलता है इसमें। मान लो कि ये तुम्हारा पानी का बूंद है, क्या है, पानी का बूंद। ऐसे इतना बड़ा पानी का बूंद नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि जो मतलब हवा में तैर रहा है। कभी कभी हम लोग पानी का झटास कैसे महसूस करते, एकदम छोटा छोटा बूंद झटास जब लगता है वैसे एकदम छोटा छोटा समझो कि मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत छोटे बूंद, मतलब बूंद का भी बहुत छोटा टुकड़ा। ठीक है, जब वो हवा में तैरते रहता है तो ऐसा ही गेंदा के जैसा दिखता है वो, जब जूम करेंगे तो। और जब सूरज का रोशनी उसमें पड़ता है, सूरज का रोशनी उस बूंद में पड़ता है तो सीधी बात है सूरज का रोशनी मतलब कि वही व्हाइट लाइट है, श्वेत रंग है। तो जैसे यहाँ पे प्रवेश करेगा बूंद के अंदर, जैसे यहाँ प्रवेश करेगा वो क्या करेगा, 7 रंगों में टूट जाएगा। अब बूंद का जो दूसरा हिस्सा है, जैसे ये ऐसा बूंद का हिस्सा, तो ये पहला सरफेस हुआ उसका जहां से लाइट एंट्री किया है, और इधर तुम्हारा दूसरा सतह होगा जहां से लाइट वापस से वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, पहले तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा मतलब अपवर्तित होगा। ठीक है, फिर यहाँ से परावर्तित होगा, फिर यहाँ से अपवर्तित होगा, मतलब 3 बार खेला होता है यहाँ पे। कितना बार, 3 बार, अपवर्तित, परावर्तित, फिर अपवर्तित। मतलब पहले प्रकाश गुजरेगा, 7 रंगों में टूटेगा, 7 रंग फिर हम लोग के आंखों तक पहुंचेगा। ये यहाँ पे समझो, यहाँ जो पहुंच रहा है यही हम लोग का आंख है, समझो हम लोग, समझो यही हम लोग का आंख है, यहीं से देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग इधर ना देखते हैं ऐसे, किधर, ऐसा थोड़ी होता कि जिधर का सूरज का रोशनी आ रहा है उधर बनता है, नहीं, सूरज का रोशनी इधर से आ रहा है, बूंद यहाँ है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर सूरज का रोशनी ऐसे आ रहा है, बूंद यहाँ है, ऐसे पड़ेगा, इधर से बाहर निकलेगा तो इंद्रधनुष इधर दिखेगा। मतलब सीधी सी बात है, जब हम लोग इंद्रधनुष को देखेंगे उस समय सूरज किधर होगा, हमारे फेस की तरफ, या हम लोग का पीठ की तरफ, पीठ की तरफ होगा। क्योंकि भाई अगर इधर बन रहा है तो बूंद में उधर से लाइट आया होगा पास होके, तब ना इधर बन रहा है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है तो समझ में आ रहा है कि पानी के बूंद में जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उसी से 7 रंग अलग अलग निकलता है, और वही रंग हम लोग को दिखता है खुले आसमान में। और आसमान में इसलिए दिख पाता है क्योंकि जब इंद्रधनुष बनता है हम लोग का एटमॉस्फेयर में बनता है, वायुमंडल में बनता है। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर ऐसा खड़ा होकर जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि आगे जाके बादल सट गया है, ऐसा लगता है कि आगे जाके आसमान जाती में सटल है। इसका मतलब पीछे एक प्रकार का व्हाइट पर्दा का ऐसा काम कर रहा है हम लोग का, कौन सा, आसमान, बादल। और इंद्रधनुष कहाँ बनता है हम लोग का, एटमॉस्फेयर में। लेकिन एटमॉस्फेयर में बनता है, पीछे व्हाइट पर्दा है, समझो एक प्रकार के बादल, तो हम लोग को लगता है कहाँ बन रहा है, बादल में बन रहा है। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो इंद्रधनुष हम लोग के वायुमंडल में बनता है, और पीछे बादल के कारण हम लोग को ऐसा लगता है कि वायुमंडल में ना बन के बादल में बन रहा है, इसीलिए हम लोग को बादल में दिखता है इंद्रधनुष 7 रंगों वाला। समझ पा रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, व्हाइट लाइट, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश का व्हाइट लाइट पानी के बूंद से जब प्रवेश करता है 7 रंग निकलता है, वही 7 रंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब वही चीज यहाँ लिखा है कि इंद्रधनुष वर्षा के बाद, मतलब पानी पड़ने के बाद आकाश में वर्षा के बूंदों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्योंकि स्पेक्ट्रम का मतलब ये बताए थे, रंगों का पट्टी। तो ये प्राकृतिक न है, हम लोग जो घर में तैयार करते हैं, रूम में तैयार करते हैं, या जो लैब में तैयार करते हैं प्रिज्म के द्वारा, वो अलग स्पेक्ट्रम हो गया। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि मानव निर्मित है, हम लोग खुद से इसको तैयार किए हैं। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो हम लोग बाहर में बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्योंकि वर्षा क्या है, प्राकृतिक चीज है, सूरज क्या है, प्राकृतिक चीज है
है ना। तो प्राकृतिक चीजों से जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और जब प्रकाश चित्र अनुसार वर्षा के बूंद में प्रवेश करता है, जैसे दिखाया जा रहा है कि वर्षा के बूंद में प्रवेश करता है, तो यह अपवर्तित व विक्षेपित, देखो क्या क्या होता है यहाँ पे, अपवर्तित और विक्षेपित। क्योंकि देखो अपवर्तन इसीलिए कहला रहा है, अपवर्तन इसीलिए कहला रहा है क्योंकि ये एक माध्यम से चलकर, देखो पानी तो दूसरा माध्यम हो गया, इधर तो हवा क्या होगा, एक माध्यम है। अब मान लो सूरज की रोशनी आता है तो हवा से ना गुजरते गुजरते आ रहा है, फिर पानी में प्रवेश करेगा तो पानी क्या हो गया, पानी का वो दूसरा माध्यम हो गया, इधर वाला पहला माध्यम हो गया। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है पानी का बूंद। तो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। और विक्षेपण का मतलब है जैसे यहाँ प्रवेश करता है तो उसका रंगों भी अलग अलग होना शुरू हो जाता है। क्या बोला, 7 रंग में अलग अलग होना शुरू हो जाता है। अब यह वर्षा के बूंद के आंतरिक पृष्ठ से टकराता है, देखो अंदर का पृष्ठ से टकराता है, इसको क्या सा पृष्ठ बोलेंगे, आंतरिक पृष्ठ। ये बाहरी पृष्ठ हुआ, आंतरिक पृष्ठ हुआ। तो बूंद के आंतरिक पृष्ठ से टकराता है और इसका आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन समझ लो, टकरा के वापस आना। तो टकराता है जब यह वर्षा के बूंद से बाहर निकलते समय पुनः फिर से क्या होता है, अपवर्तित होता है। देखो कितना बार, 3 बार काम होता है, पहले अपवर्तन, फिर परावर्तन और फिर से अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन मतलब अपवर्तित होता है। और प्रेक्षक मतलब हम लोग हो गए जो देखने वाला है, ठीक है। तो प्रेक्षक को इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष देखने के लिए पीठ को सूर्य की ओर होना चाहिए, मतलब सीधी बात है, जब देखेंगे उस समय सूर्य हम लोग का पीठ के पीछे तरफ होगा, मतलब पीठ के तरफ होगा, और हम लोग का फेस जिधर इंद्रधनुष है देखेंगे उधर होगा। तो ये हम लोग का हुआ कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। और हम लोग कभी देखा होगा इसके बारे में भी कि जब हम लोग तारा को देखते हैं तो तारा आगे पीछे दिखाई देता है, मतलब ऊपर नीचे दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है। क्या कर रहा है, तारा टिमटिमा रहा है। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि तारे का टिमटिमाना, ये तारा टिमटिमाता कैसे, ठीक है। तो हम लोग सबको इतना तो जानते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं ये हम लोग का सतह है, पृथ्वी का क्या है, सतह में रहते हैं, और सतह के आसपास हवा ज्यादा मात्रा में रहता है। और जैसे जैसे तुम ऊपर चलते जाएगा हवा का मात्रा कम होते चला जाएगा, मतलब हवा का जो घनत्व है वो घट जाता है ऊपर जाते जाते। और जब तारा तो बहुत ऊपर में है, मालूम है ना, तारा क्या है, बहुत ऊपर में है, बहुत छोटा समझो कि दिखता है, लेकिन है बहुत बड़ा है। जैसे सूर्य है तो सूर्य भी क्या एक प्रकार का तारा ही है, जो गैसों से बना है वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तो सूर्य भी क्या है, तारा है, लेकिन सूर्य नजदीक में है, इसीलिए हम लोग को बड़ा दिखाई देता है। और सूर्य से कई गुना बड़ा एको को तारा होता है, बस वो छोटा दिखाई देता है क्योंकि बहुत दूर है, समझ रहे हो। तो जब सोचो, जब उतना दूर, बहुत दूर, लगभग जब सूरज यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, तारा तो और ऊपर होगा और दूर होगा। तो जब वो लोग उतना दूर से आएगा तो उन लोग को जब वहां का प्रकाश जब हम लोग तक पहुंचता होगा तो सीधी सी बात है कई माध्यम में आना पड़ता होगा, पहले सरल माध्यम, फिर विरल माध्यम, मतलब हाँ सरल माध्यम, विरल माध्यम। सरल विरल क्या होता है माध्यम, तो इतना जानता है कि जहाँ हवा का घनत्व कम है या कोई भी पदार्थ घनत्व कम है उसको कहते हैं हम लोग विरल माध्यम, और जहाँ ज्यादा घना है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। अब सोचो हम लोग बोलेंगे ऊपर तरफ हवा कम है ना, लेकिन हम लोग का सतह के आसपास तो हवा बहुत ज्यादा है वायुमंडल में। तो जब ऊपर का लाइट वायुमंडल से प्रवेश करते करते हम लोग तक पहुंचता है तो लाइट हमेशा समझो कि ऊपर से जब आ रहा है तब कैसा आ रहा होगा, लाइट हमेशा सरल से विरल, फिर उसके लिए अगला जाएगा तो फिर सरल से विरल, इस तरह से होते हुए आएगा। और जब लगातार ऐसा होते रहेगा तो प्रकाश सीधा जा नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई लाइट, पीछे कहते हैं पढ़े अपवर्तन के बारे में, कि जब कोई लाइट सरल माध्यम से जैसे विरल माध्यम में जाता है उसका पाथ में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है, मतलब झुक जाता है या थोड़ा दूर भाग जाता है, मतलब उसका रास्ता सीधा नहीं रहेगा। तुम लोग कुछ समय ये भी बताए थे कि जैसे पानी में तुम लोग ना ऐसा पेंसिल डाल के देखना, पेंसिल तुमको टेढ़ा दिखेगा, मतलब उसका पाथ तुमको टेढ़ा दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा। तो वैसे ही समझो जब ऊपर से लाइट नीचे आता है तो उस लाइट का जो रास्ता होता है मुड़ते आता है, क्या आता है, मुड़ते आता है। इसीलिए देखो कुछ इस तरह से कि तारा देखो मान लो यहाँ है और इसका प्रकाश हम लोग का आंख में यहाँ तक आएगा,
यहाँ तक आएगा। अब हवा का जो बीच में हम लोग को वायुमंडल है उसके कारण ही कभी तारा यहाँ दिखाई देता है तो कभी तारा ऊपर दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना। और हम लोग को लगता है कि तारा क्या कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे हिल रहा है, और हम लोग कह देते तारा क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है। तो तारा का ओरिजिनल वो यहाँ पे है, लेकिन उसका लाइट का रिफ्लेक्शन होते होते रिफ्रैक्शन होते होते जब हम लोग के आंख तक पहुंचता है तो हम लोग का आंख कहाँ देखता है, तारा को यहाँ की जगह वहां देखता है, क्योंकि लगातार उसका रास्ता बदलते आया है। और रास्ता बदलते आया है तो उसका जहाँ ओरिजिनल जगह था, ओरिजिनल जगह में हम लोग को ना दिख के उसका दूसरे जगह में हम लोग को दिखाई देता है। और इसे देखो लिखा भी ये आभासी स्थिति है, जो हम लोग का आभास हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल स्थिति, तो ओरिजिनल मतलब जहाँ उसका प्रारंभिक स्थिति था वो कुछ और जगह रहता है। तारा यहाँ है लेकिन तारे का आभासी स्थिति यहाँ दिख रहा है। ये हुआ जिस तारा का प्रकाश है उसका रास्ता, जिसको बोलते हैं किरण का मार्ग। और हम लोग जानते हैं बढ़ता हुआ अपवर्तनांक होता है, क्योंकि हम लोग ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ऊपर में हवा का घनत्व कम होगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे हवा का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ वही चीज के बारे में लिखा हुआ है, इसका नाम ले दिया गया तारों का टिमटिमाना। हेडिंग क्या होगा, तारे का टिमटिमाना। अब कहता है कि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग का अपना जो वायुमंडल पृथ्वी है उसका अपना हवाओं का लेयर है भाई, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। क्या होते रहता है, लगातार अपवर्तन होते रहता है, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएगा तो हमेशा उसको सरल से विरल मिलेगा, फिर आगे सरल से उसको फिर विरल मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो सरल से विरल या सरल से सघन माध्यम में आते चला जाएगा, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल से देखो साफ साफ लिख दिया, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल जो ऊपर का वायुमंडल होगा से निचले पृथ्वी सतह तक परतों की सघनता अथवा घनत्व बढ़ता रहता है। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हवा का घनत्व बढ़ता चलेगा हमको। अतः तारे के प्रकाश का अनेक बार अपवर्तन होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुकता या फिर मुड़ता है, अभिलंब की ओर झुकता या मुड़ता है। हम लोग पढ़े थे ऐसा वाला कि इस तरह से हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो ये एक इंटरफेस है, मतलब ऊपर सरल माध्यम है नीचे विरल माध्यम है, तो हम लोग ऐसा पढ़े थे कि जब कोई लाइट इस तरह से आएगा तो इस तरह सीधे नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि सरल माध्यम तो सीधे नहीं आएगा, यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह से झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। जबकि इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं था, झुक जाएगा। क्यों, कि वो सरल माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, और ये हम लोग को मान लो ये हम लोग का अभिलंब है। इसीलिए बोला जाता है कि ओरिजिनल रास्ता तो ये था, ऐसे जाना चाहिए था, तो लेकिन जैसे सरल से विरल माध्यम में आता है, सरल से विरल माध्यम में आता है तो ये अभिलंब हुआ, तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। किधर झुक जाता है, अभिलंब की तरफ। तो यही वाला केस यहाँ हो रहा है। इससे पहले चैप्टर में हम लोग इस सब के बारे में पढ़े हुए हैं कि कैसे प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो जब कभी भी प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये सरल माध्यम इधर हो गया, इधर विरल माध्यम का मतलब हो गया एकदम सघन वाला होगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है सरल से विरल माध्यम में आता है तो ये तो तरह अभिलंब हुआ, जिसको नॉर्मल कहते हैं। ये ओरिजिनल लाइन हुआ जिसमें जाना चाहिए था, लेकिन आपको बता दें इसमें नहीं जाता है, ये आता है ऐसा, मतलब इधर झुक जाता है, किधर, अभिलंब की तरफ। जस्ट उल्टा होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना तो अभिलंब से की तरफ झुकता नहीं, अभिलंब से भी दूर भाग जाता है। बस यही के कारण यहाँ लिखा है कि तारे का प्रकाश का अनेक बार अपवर्तन होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुकता और मुड़ता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बनती है और जो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है। और क्षितिज से देखने पर, मतलब जहाँ हम लोग यहाँ हैं जहाँ से देखते हैं, क्षितिज से देखने पर तारे कैसा दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का हेडिंग था, तारे कैसे टिमटिमाते हैं। तो समझना एक प्रकार का अपवर्तन के कारण, किस कारण, अपवर्तन। कैसा अपवर्तन, तो याद रखना वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। मतलब अगर खाली हेडिंग का उत्तर हम लोग जानेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं, सवाल आएगा कि मान लो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रक्रिया तो जानना ही है, लेकिन मेन कारण ये जानना है कि टिमटिमाता किसके कारण है। तो टिमटिमाता है वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में होने वाला अपवर्तन के कारण ये तारा टिमटिमाता है। और ये जो बनता है इंद्रधनुष भी, ये भी यहाँ पे 3 कारण होता है। मेन अपवर्तन तो होता है, लेकिन इसमें 3 बार होता है, एक बार अपवर्तन, फिर परावर्तन और फिर अपवर्तन।